जैसे कि आप सबने देखा, नॉन लिटरेरी सोर्सेज थे हम कर चुके थे, तो आज हम जो है नॉन लिटरेरी सोर्सेज जो थे वो हम कर चुके थे, हमने कवर कर लिया। आज हम तो लिटरेरी सोर्सेज जो हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लिटरेरी सोर्सेज को हम फिलहाल जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपके रिलीजियस टेक्स्ट्स और दूसरे हैं आपके नॉन रिलीजियस यानी कि गैर धार्मिक। अब रिलीजियस जो भी स्क्रिप्चर्स होंगे, टेक्स्ट होंगे, यानी कि रिलीजियस आपका लिटरेचर जो भी साहित्य है, लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, एंड देन इज योर नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था कि रिलीजियस लिटरेचर में रहेंगे आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे वेदास, चार जो हमारे वेद हैं, इसमें आपका यजुर्वेद, सामवेद, आपका ऋग्वेद सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, और धनुर्वेद। ये चार जो है आपके वेद रहेंगे। तो उनमें जो भी डाटा है, उनमें जो भी लिखित चीज़ें हैं, उस बेस पे भी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको एक बेसिकली प्रूव किया जाता है, या बेसिकली उसके बेस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो चार वेद हो गए आपके। उसके बाद आपके उपनिषदास, उपनिषदास बोलूँगा या उपनिषद बोलूँगा मैं, उपनिषद। देन इज योर एपिक्स यानी कि महाभारत और रामायण, महाभारत तथा रामायण जो है इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, महाभारत एंड रामायण। उससे लिखे हुए जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस जो है उनको पढ़ते हैं, और उससे उस समय की जो भी समाज और आर्थिक स्थिति या राज्य शासन जैसा भी रहा होगा, उसके बेस पे इन राइटिंग्स या इन लिटरेचर्स के बेस पे डिसाइड करते हैं, and उससे एक बेसिकली हिस्ट्री का एक क्रोनोलॉजी सी है उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो आगे, वो आगे आपके बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट लिटरेचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बुद्धिज्म जो है बेसिकली एक हिंदुइज्म का ही ऑफशूट है। ठीक है। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब वैदिक काल जो है अपने चरम पे था, उस समय वैदिक काल के अंत होते होते जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसे हम वर्णाश्रम भी कहा जाता है, जिसमें यानी कि चार वर्णों में भी विभाजित किया जाता है हिंदू धर्म को। आप में से काफ़ी लोग इस बारे में फेमिलियर होंगे, लेकिन जिनको नहीं है पता वो, तो ऋग्वैदिक एक हाइमन है, सुषुप्ता करके हाइमन करके, तो उसमें जो है हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को चार वर्णों में डिवाइड किया गया है। उसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, देन शूद्र, एंड देन देयर इज योर अनटचेबल्स जिनको बोलते हैं। तो उस तरह से जो था विभाजित था, लेकिन शुरू में ऋग्वैदिक जो भी लिटरेचर या राइटिंग थी उसमें ये जो था ये कास्ट पे जो ये डिवीजन था, ये जन्म के आधार पर नहीं था बेशक, बल्कि जो है आपके ऑक्यूपेशन या बोलेंगे जो आप काम करते हैं उस बेस पे आधार पे था। वहाँ तो इवन ऋग्वेदास एंड उन स्क्रिप्चर्स में तो यहाँ तक लिखा गया है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो आज मतलब कोई काम कर रहा है, जैसे कि लोहार का काम कर रहा है या कसाई का काम कर रहा है, लेकिन क्या पता उसका बच्चा जो है वो ब्राह्मण बन सकता है। ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा जो थी, मोबिलिटी थी उन स्क्रिप्चर्स के बेस पे। लेकिन जैसे जैसे वो होता है, कोई भी व्यवस्था होती है उसमें जो उसके साइड इफेक्ट्स या उसको बोलेंगे नेगेटिव्स तो हमेशा से रहते ही हैं। तो उस तरह से जैसे जैसे ये चीज़ें ज़्यादा जटिल होती गई, जड़ होती गई, उसके साथ साथ जो है ये जो व्यवस्था थी, जो वर्णाश्रम या वर्णा सिस्टम था, वो आपके गुण आधारित से जन्म के आधार पर शिफ्ट हो गई, और आपके जो जिसको कहा जाता है कि बर्थ के बेस पे जो है उसको कर दिया गया, यानी कि जो अगर किसी पर्टिकुलर जाति का आदमी है, उसका बेटा जो होगा उसी जाति से बिलोंग करेगा। तो उस तरह से कहीं ना कहीं जो आपके काम करने की जो फ्री विल थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक चेक रख दिया गया, या बेसिकली बैरियर्स लगा दिए गए। बेसिकली जो निचली जाति का है वो निचली जाति का ही रहेगा, और जो ब्राह्मण है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा। उस तरह से ये व्यवस्था बन गई। तो जैसे जैसे ये चीज़ें और ज़्यादा जटिल होती गई, जैसे जैसे ये ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा हार्ड होती गई, स्ट्रिंजेंट होती गई, तो उसी तरह से जो हिंदुइज्म में काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ आ गई। उसमें आपका
जो आपको आइडल वर्शिपिंग जिसको बोलते हैं, कि मूर्ति पूजन से लेकर जो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस राजाओं के द्वारा, बेसिकली जो ब्राह्मण जो हुए उस समय, या जो भी सिस्टम ऐसा बना कि जिसके पास पैसा है उसी को ही कहीं ना कहीं मुक्ति प्राप्त होने का, यानी कि मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार होने लगा, या एटलीस्ट जो ही बताया जाने लगा। जो बड़े बड़े यज्ञ कर सकता था, जो बड़े बड़े आपके ढोंग ढकोसले कर सकता था, उसी को जो था बेसिकली अधिकार दिया गया कि वो अपने इसको बोल सकते हैं जिसको साल्वेशन यानी कि मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और ब्राह्मण जो थे उसका एक चैनल बन गए गॉड और इंसान के बीच का। तो इस तरह की कुरीतियां, बाकी जो जो उसकी स्क्रिप्चर्स जो हमारे लिखे गए थे, वैदिक स्क्रिप्चर्स, वो ज़्यादातर संस्कृत में थे। संस्कृत जो है वो आम बोली नहीं थी, लोगों की समझ से बाहर थी, उसमें सिर्फ ब्राह्मण्स उनको समझते थे। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन था, जो ये लर्निंग थी, जो दूसरी जाति की, छोटी जाति के जो लोग थे, उनके लिए इन स्क्रिप्चर्स को समझना या पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन गया। तो इस तरह की कुरीतियाँ थी, लेकिन इन सब कुरीतियों को देखते हुए बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है उनका राइज हुआ। इन दोनों हिंदुइज्म की इस वाले पार्ट को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बस एक स्टोरी से समझा रहा हूँ। आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको नोट करना पड़ेगा, अभी के लिए आप समझ लीजिए स्टोरी सी। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में सपोजिटली काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ हो चुकी थी, और यानी कि उसमें कमियां बहुत ज़्यादा थी। कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो चुका था, आइडल वर्शिपिंग वहाँ पर थी। देन योर इंस्टेंसेस ऑफ सती, यानी कि जो आपके पति के मरने के बाद जो है महिलाओं को जलाया जाता था या जलाने के लिए फोर्स किया जाता था, उस तरह की कुरीतियों से भरा पड़ा था हिंदुइज्म। तो उनसे बचने के लिए जो है, उनसे बचने के लिए उनका एक अल्टरनेट जो है वो आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म के तौर पर या जैनिज्म के फॉर्म में मिला। ठीक है। तो उस समय जो भी बुद्धिस्ट लिटरेचर जो भी बना, उसको भी हम एज अ सोर्स लेते हैं क्रोनोलॉजिकली उसको, कि किस समय में किस काल में वो चीज़ें हो रही थी इस प्रकार से। तो मेन इंपॉर्टेंट जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो है आपके त्रिपिताकास, उनको बोलते हैं त्रिपिताकास। इसको मैं स्टार मार्क करूंगा क्योंकि ये सवाल जो है एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। इवन उनके जो नाम है वो आपका, एक है सुत्त पिताका, सुत्त पिताका। दूसरा है आपका दूसरा है आपका विनय पिताका। एंड लास्ट है आपका अभिधाम पिताका। तो ये तीन जो पिताकाज हैं बेसिकली कुछ नहीं है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी लिखी गई हैं इनमें चीज़ें बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो ये, लेकिन ये एग्जामिनर का जो है काफ़ी ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क करूंगा। और जो भी अभी आप देख रहे हैं ये चीज़ जो है, इनको आप नोट करते चलिए, क्योंकि ये वाला सवाल मैंने आपको बता दिया, सीधे सीधे सवाल आएगा कि त्रिपिताकाज जो है किस धर्म से या किस धार्मिक लिटरेचर से या ग्रंथों से रिलेटेड है, तो उसका आपने सीधे सीधे जवाब देना है बुद्धिस्ट। उसी तरह से आगे चलते हुए जैनिज्म, जैन लिटरेचर जो है, जैन लिटरेचर में जब हम बात करते हैं तो अंगाज जो है जैन लिटरेचर का एक एग्जाम्पल है, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सोर्स के तौर पर उसको भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये भी अंगाज वाला भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा है अंगाज जो है, या इवन बुद्धिस्ट और जैनिज्म का आपको वहाँ पे मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, त्रिपिताकाज और अंगाज, वैसे करके आपको बताना होगा कि कौन सा सही है इसमें से। तो उस तरीके से ये चीज़ रहती है। ठीक है। तो एक जो मेजर चीज़ है जो ये त्रिपिताकाज है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि त्रिपिताकाज जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो लैंग्वेज जो रहेगी पाली। और जब अंगाज की बात करते हैं तो प्राकृत। ये सिर्फ इन्हीं त्रिपिताका और अंगास की बात नहीं है, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो अधिकतर जो है आपका पाली जो है लैंग्वेज में उसमें लिखा गया है। और जो दूसरा आपका जैन लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, उसको ज़्यादातर प्राकृत जो है भाषा में लिखा गया है। तो ये रहेगा आपका रिलीजियस लिटरेचर। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम नॉन रिलीजियस लिटरेचर पे। नॉन रिलीजियस लिटरेचर पे जब आते हैं तो NRLL करके लिख रहा हूँ मैं, आप इसको पूरा लिखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में बाद में। तो नॉन रिलीजियस बोल लीजिए उसको, या सेक्युलर लिटरेचर बोल लीजिए, गैर धार्मिक लिटरेचर जो भी था। तो उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बाय किसका था? कौटिल्य। कौटिल्य यानी कि चाणक्य।
जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के, मैं कहूँगा, सलाहकार थे, जिनकी वजह से मैं कहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना शासन भारत में इस्टेब्लिश कर पाए। अगर वो ना होते शायद तो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश ही ना होता, क्योंकि उन्हीं की ये चाणक्य नीति जिसको कहते हैं, उसी के बदौलत जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक अनजान आदमी से इतने बड़े साम्राज्य के राजा बने। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कालिदास, जो आपके कवि हुए हैं, उनके प्ले हैं। एक आपका विक्रमोर्वशीय, विक्रम और उर्वशीय, विक्रमोर्वशीय। तो बेसिकली विक्रम और उर्वशिया की एक प्रेम कथा है, उसके अराउंड ये प्ले घूमता है। तो इस तरह से ये जो है कालिदास के और भी काफ़ी सारे इनके जो है प्लेज पोइट्रीज हैं, जैसे कि एक अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी इसी तरह से ही एक एक प्ले है, लव स्टोरी एंड ऑल, उसमें हर चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी। तो ये जो है इस तरह से आपके कुछ नॉन, जो मैं बोलूँगा रिलीजियस जो है सोर्सेज हैं। उस तरह से आपकी राजतरंगिनी, एक राजतरंगिनी बाय कलहण जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। और इस पर्टिकुलर राजतरंगिनी बाय कलहण जो है, इस सोर्स का आप नाम हिमाचल जीके में भी काफ़ी बार सुनेंगे, क्योंकि ये जो है बेसिकली कश्मीरी राजाओं के जो, जिसको बोलते हैं जेनेलॉजी बोलते हैं, यानी कि जो उनका वंशावली है वो है, और कल्हण द्वारा ये बनाई गई है। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो भी आपको आने वाले टाइम में कुछ आप जीके पढ़ेंगे तो उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रहने वाला है। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से आपके नॉन रिलीजियस सोर्स हो गए। इधर से आपके बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेज को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, वो है एक आपका नॉन रिलीजियस और रिलीजियस लिटरेचर में। तो किस तरह से रहेंगी आपकी, जब सोर्सेज की बात करते हैं हम, सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो कुछ आ गया आपके लिटरेरी सोर्सेज, दूसरे आ गया आपके नॉन लिटरेरी सोर्सेज, जो कि मैंने आपको करा दी थी पिछले बार। अब लिटरेरी सोर्सेज को जो हमने फर्दर दो भागों में डिवाइड किया है, एक आपका रिलीजियस लिटरेचर और दूसरा आपका नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो इस तरह से रहेंगे आपके सोर्सेज। मैंने आपको बाकी जो बता दिया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म का, जैसे कि त्रिपिटका और जो अंगाज है और उनकी किस भाषा में जो थे वो लिखे गए थे, वो इंपॉर्टेंट सवाल है, कमीशन का काफ़ी फेवरेट सवाल है। तो वो एरिया जो है आपने नोट करना है और इसको याद रखना है आपने, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको बना दिया, पिछली बार भी हमने जहाँ पे आपने बनाया था उससे आगे कोई आप बनाएंगे इस चीज़ को, और इस तरह से कुछ ये रहने वाला है। मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया इसका। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका इंडस वैली, माफ कीजिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता। इतना व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या खास है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, या मैं आपसे पूछूं कि अगर वही इंडस वैली सिविलाइजेशन जो क्या खास है इतना कि लगभग हर किसी भी एग्जाम में जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, कोई बताएगा? चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है लगभग आज से, इसको जो मेजर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं, जिसमें अपने चरम पे थी, वो रखते हैं हम कम से कम आज से 2500 BC के आसपास, यानी कि आज से लगभग 45 से लेकर 4600 साल पहले, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी चीज़ है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है? सर इम्पोर्टेंट ये है कि ये आज से 45 से 4600 साल पहले एक एक क्या बोलूँगा मैं इसको, जिसको एग्जाम्पलीफाइड, एग्जाम्पलीफाइड नहीं बोलूँगा मैं इसको, इसको बोलूँगा मैं एक तो वेल प्लान्ड जो थी, वेल प्लान्ड, वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी,
ठीक है भाई, इतना क्या खास है? अगर अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन तो होती है सर। अर्बन सिविलाइजेशन आज से 4600 साल पहले। अर्बन क्या होता है? शहरी है। बेसिकली सिटीज थी उस टाइम की ये, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो चंडीगढ़ कितना साल पुराना है, मुंबई कितने साल पुराना है? 100 150 साल। कलकत्ता कितने साल पुराना है? उतने साल पुराना है। तब जाके शहरीकरण हुआ है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जो आपके आसपास देखते हैं गांव जहाँ पे आप रहते हैं शहर में, एक बार इमेजिन कीजिए अपने उनसे पूछिए जो भी आपके पूर्वज हैं, दादा दादी, उनसे पूछिए कि यहाँ पे क्या किस तरीके से होते थे। तो आपको मैं बताता हूँ, जो लोग अगर इस शहर में भी रहे हैं, जैसे शिमला की बात करते हैं, वहाँ से 150 200 साल पहले शिमला क्या था? कुछ नहीं था, जंगल था। क्या है? तो 200 साल पहले जो था शिमला भी जंगल था। और हम बात करें आज से 4600 4500 साल पहले की, तो अर्बन सिविलाइजेशन थी वो, शहरी सभ्यता एक। तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया के आसपास या इंडियन सिविलाइजेशन जो थी, तो वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी। ऐसा जब मैं बोलता हूँ तो उससे क्या बदलता है? चीज़ें क्या बदल जाती हैं उससे? वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी। एक टर्म है, वाइट मैन बर्डन, वाइट मैन्स बर्डन। जब यूरोपियंस भारत आए, ठीक है, उन्होंने मोरली या कल्चरली जो है हमें सबड्यू करा। कल्चरली कैसे सबड्यू किया उन्होंने? उन्होंने हमें बोल दिया कि ये तो जी बैकवर्ड है, इंडियंस तो बैकवर्ड हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे। बैकवर्ड हैं, ये तो बारबेरिक हैं। बारबेरिक नहीं से मतलब एकदम मतलब जानवर टाइप बंदे हैं, अभी बारबेरिक हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, अनकल्चर्ड है, कल्चर नहीं है इनका भी अपना कोई, ठीक है। अनकल्चर्ड नहीं है, अनकल्चर्ड है, माफ कीजिएगा, अनकल्चर्ड है। तो भाई इनका जो धार है बेसिकली वो जो है वो है अंग्रेजों के ऊपर, व्हाइट मैन के ऊपर है वो। व्हाइट मैन जो है वो उनको बेसिकली सिविलाइज करने के लिए आए हैं, हम आपके अच्छे के लिए आए हैं। ये उन्होंने किसी भी, जैसे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ हो जाते गए, जहाँ जहाँ उन्होंने कॉलोनाइजेशन करी, वहाँ वहाँ वो यही चीज़ बोलते गए कि आप लोग जो हैं बेसिकली अनसिविलाइज्ड हैं, अनकल्चर्ड हैं, आपको चीज़ों का पता नहीं है, हमें पता है किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, तो हम आपको सिखाएंगे। ये बेसिकली हम आप पे राज नहीं कर रहे, हम आपको जो है बेहतर बना रहे हैं। इस तरह से जो है उन्होंने अपनी जो है एक सुपीरियोरिटी जो है जिसपे नेटिव्स के ऊपर, किसी जहाँ जहाँ भी जाते हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इवन अमेरिका हो, ठीक है, जहाँ भी यूरोपियंस जाते गए उन्होंने बस यही कि हम जो है, हमारा बर्डन है, हम आपके लिए जो है उद्धार के लिए हम जो है एक बेसिकली लोक सेवा कर रहे हैं हम, ठीक है हम। और उसी तरह से उन्होंने अपनी सुपेरिटी एक जो थी बना के इस्टेब्लिश करके रखी हुई थी। बट फिर क्या हुआ? फिर जी होगी, क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम जी आए, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम जी हुए, उन्होंने 1861 में, 1861, हाँ ठीक है, तो इसे लिख देता हूँ। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम पूरा नाम, अलेक्जेंडर कनिंगम जी आए। उन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो सांची स्तूपा आपका, ठीक है, सांची स्तूपा से लेके आपका सारनाथ से लेके आपका महाबोधि ट्री तक, जैसे महाबोधि टेम्पल जैसी, महाबोधि टेम्पल जैसी जगहें जो थी वो एक्सकेवेट हुई, या उनका एग्जिस्टेंस जो है वो लोगों के सामने आया। और जब ऐसा एग्जिस्टेंस सामने आया लोगों के, तो उनको रियलाइज हुआ कि ठीक है भाई, ऐसा भी नहीं है कि हम अनकल्चर्ड भी नहीं थे, इंडियंस वर नॉट अनकल्चर्ड। बस हमें अपनी हिस्ट्री का पता नहीं था, हमें हिस्ट्री का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम ऐसे थे कि शायद यार हम सच में ही बारबेरिक है, हम सच में ही ऑलमोस्ट मतलब अनसिविलाइज्ड है, अभी हमें मतलब ऑलमोस्ट अपनी प्रीमिनेंस में जानवर हैं बेसिकली। इंडियंस जो थे बेसिकली उनको वैसे ट्रीट किया जाता है कि ये तो अभी मतलब अभी जिसको बोलते हैं एवोल्यूशन इनका कंप्लीट नहीं हुआ है ये तो। बट जब पता चला, सबसे मेजर डेवलपमेंट क्या आई इसमें, मेजर डेवलपमेंट क्या आई 1921 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के इसके अंडर ही दयाराम साहनी जी हुए, दयाराम साहनी जी। तो उन्होंने हड़प्पा की खोज करी, ठीक है। हड़प्पा की खोज से हुआ क्या? जब पता चला कि आज से कम 4000 4500 साल पहले, साल पहले, यानी कि आपके 2500 BC के आसपास एक ऐसी सभ्यता थी इंडिया में जो कि अर्बन थी, ठीक है, शहरी थी। तो मतलब जो जब
यूरोप जो है, जो बोल रहे थे कि हाँ जी हम तो सिविलाइज्ड है, हम आपको सिविलाइज करने आए हैं, जो है बेसिकली, ठीक है। तो जब वो बेसिकली कुछ नहीं, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी वहां पर, ठीक है, जानवरों की तरह वो लड़ रहे थे, मर रहे थे, ठीक है। उनके पास कुछ नहीं था, वो बारबेरिज्म था वहां पे। और उस टाइम जो है हम जो है एक वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन का पार्ट थे, ठीक है, वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन का पार्ट थे हम। तो अब कहीं ना कहीं जो मिथ्स थी ना कि भाई वाइट मैन बर्डन हो गया आपका, या वाइट मैन बर्डन हो गया, ठीक है, आपकी जो यूरोपियन सुपीरियोरिटी की बात जो हो रही थी कि यूरोपियंस जो है सुपीरियर हैं, बाकी ईस्ट जो है वो अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, अभी इनको पता नहीं है चीज़ों का। वो सारी मिथ्स जो थी वो कहीं ना कहीं शैटर होगी जी, मिथ्स शैटर होगी, ठीक है। तो क्या हुआ उससे, भारतीय जो भी लोग थे उनको गर्व महसूस करने का जो एक मौका मिला, ठीक है। गर्व महसूस करने का मौका मिलेगा तो क्या होगा, कल्चरली हम यूनाइट होंगे, ठीक है, हमारे अंदर एक जो एकता की भावना बढ़ेगी। जब गर्व आता है किसी भी, प्राउड आता है किसी भी सिविलाइजेशन में, तो एकजुट होते हैं लोग। एकजुट होते हैं लोग तो क्या होता है, एकजुट होता है तो आंदोलन होते हैं, आंदोलन होते हैं तो क्या होता है, आज़ादी मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम स्ट्रगल जो था हमारा, किसी ना किसी तरीके से इन जो फाइंडिंग्स हुई हड़प्पा या आपकी मोहनजोदाड़ो, यानी बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी एक्सकवेशंस हुई, लोगों के भीतर जो एक गर्व की भावना, जो हमारा एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर डाल दिया गया था कि तुम्हें पता नहीं है, तुम अनकल्चर्ड हो, तुम्हें ये चीज़ें करने का पता नहीं है। तो हमने एकदम से जब ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की हुई, हड़प्पा की 1921 में हो गई, ठीक है, और 1922 में आपके आर डी बनर्जी जी ने मोहनजोदाड़ो की मोहन जोदाड़ो की डिस्कवरी कर दी। है बेशक दोनों पाकिस्तान में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, बट उस टाइम तो इंडिया ही था। उस टाइम तो ना हमारा पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन तो 1947 में हुआ। तो उससे पहले तो इंडिया में ही था। इंडियन का जब पता चला कि हाँ जी यार ये तो लगभग आज से 4,500 साल पहले ही क्या बोलते हैं एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, हम इनको बोल रहे हैं ये तो भाई पिछड़े हुए हैं, ये तो बैकवर्ड हैं, ये अनकल्चर्ड है, ठीक है। तो सारी मिस शैटर हुई, और हमारा नाम जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन जिसको अगर हम बोल रहे हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन का नाम जुड़ गया। तीन जो मेजर प्रोमिनेंट जिसको सिविलाइजेशन बोलते हैं, वो आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। दूसरी आपकी एंशियंट की इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। और तीसरी आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन थी, उनको माना जाता था उस टाइम के लिए कि ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन था, ठीक है। एंशियंट सिविलाइजेशन है, बहुत रिच कल्चर था इनका। अब अगर मैं इनकी लोकेशन की ये बात आपको करूंगा तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वो थी आपकी जो ईरान और इराक का जो आज की डेट में एरिया है, वो बॉर्डर के आसपास का उनका, ठीक है। तो मेसोपोटामिया, वहाँ इजिप्ट का आपको पता ही होगा, अफ्रीका, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका टॉप मोस्ट जो पार्ट है वहाँ पे इजिप्ट जो कंट्री है उसी के आसपास सराउंडिंग में, और थोड़ा बहुत जो आपका यूरोप का जो हिस्सा वहाँ पे लगता है उसके साथ, इजिप्ट के साथ, तो वहाँ के आसपास का जो एरिया था वो रहेगा आपका इजिप्ट, इजिप्ट सिविलाइजेशन में। और चाइनीज़ तो चाइना आपको पता ही है, भारत का पड़ोसी देश है, तो वहाँ की सिविलाइजेशन। तो ये तीन सिविलाइजेशन थी जो मानी जाती थी काफ़ी पुरानी थी। और जैसे ही ये 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा, और उसके बाद 2022 1922 में आर डी बनर्जी जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज करी। उसके बाद जो इंडियन सिविलाइजेशन या बोलेंगे जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोला जाने लगा बाद में, तो उनका नाम भी जुड़ गया। उससे हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कल्चरली हेजिमनी जो करी हुई थी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो फैलाया हुआ था इंग्लैंड ने या ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पे, बेसिकली यूरोपियंस इन जनरल ने, कि जी हम सुपीरियर हैं, आप लोग इन्फीरियर हैं। तो उनको जवाब मिल गया वहीं पे, जब हिस्टोरियंस को पता लगा कि अच्छा यार ये तो ऐसे ही वाइट मैन बर्डन कर रहे हैं, वाइट मैन बर्डन कर रहे हैं जी, हाँ जी हम इनको सिविलाइज करेंगे। जबकि भारतीय जो भी संस्कृति है वो तो इतनी पुरानी है, 4,500 साल पहले जब हम शहरीकरण देख चुके हैं, जब हमने वो सब चीज़ें करके छोड़ दी जो यूरोपियंस 18वीं सदी में करने लगे जाके, मतलब आज से 200 साल पहले, तो ऑब्वियस सी बात है हम सुपीरियर हुए या वो सुपीरियर हुए। समझ रहे हैं आप। तो ये इंपॉर्टेंस था बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज होने का, और इसलिए जो है ये एक हिस्ट्री का हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है। तो ये तो था बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस। अब इसके ऊपर जो भी थोड़े बहुत डाटा है, कुछ एक चीज़ें जो मेजर फीचर है इसके, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं कहाँ से, 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे मैंने बता दिया आपको, 1861 में। वो डाटा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे सवाल पड़ता है कई बार। कौन उसके फाउंडर थे, अलेक्जेंडर कनिंगम, 1861 में वो बना था। और ठीक
ठीक है, उस तरह से। तो ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, ये दो सवाल आते हैं उससे, तो इसको नोट कर लेना। जो भी मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे, ये फाइल आपको नोट करते रहनी है। जो साथ में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनको भी आप लिख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, जैसे ये वाइट मैन बर्डन हो गया, या यूरोपियन सुपीरियोरिटी हो गया, यूरोपियन सुपीरियोरिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें थी। ठीक है, 1921, ये फिर से लिखूंगा मैं, 1921 में क्या हुआ? दयाराम साहनी, DR साहनी लिखूंगा मैं, दयाराम साहनी आप लिख सकते हैं, ने हड़प्पा की खोज करी। ऐसा नहीं था, उससे पहले भी हड़प्पा अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी शायद 1853 के आसपास देखा था, पर उनको उसकी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी उसके बारे में इतना समझ नहीं आया। उनको लगा शायद अभी रिसेंट डेवलपमेंट होगी, कुछ टाइम पहले किसी ने रखे होने थे, पर जब वो बाद में पता चला कि इतने पुराने हैं, जब उनकी कार्बन डेटिंग, मैंने आपको कल भी बताया था, कार्बन डेटिंग होती है एक प्रोसेस, उससे जो है किसी भी चीज़ की उम्र पता लगती है। ठीक है, तो उन प्रोसेस के थ्रू जब इन्होंने मैच किया तो पता चला कि आज से कम 4,500-5,000 साल पुराने जो है ये खंडर है, या बेसिकली एक्सकेवेशंस है। और वहाँ से जो था कंप्लीट इंडियन सिविलाइजेशन का जो आउटलुक था, जो बाहर से उनको देखते थे, जैसे हमें देखा जाता था कि ये तो पिछड़े हुए हैं, ये तो अभी मतलब अर्ली स्टेजेस में अपने भी मतलब ठीक है, तो वो सारे मिथ्स जो है शैटर हो गए। तो और इंडियंस जो थे बेसिकली उनको गर्व करने का एक मौका मिला, और जब गर्व आया तो ऑब्वियसली बात है यूनिटी आई, एंड यूनिटी आई तो जो है फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। और ये उसी टाइम की बातें हैं, 1921 के टाइम जो था चरम पे था लगभग, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल या उसको बोलेंगे हम आज़ादी का जो संघर्ष था उस समय। तो 1922 में क्या हुआ? 1922 में R D बनर्जी जी हुए। R D बनर्जी जी ने मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी कर दी। ये जो दो डाटा है, 1921 और 1922, और 1921 और 1922, और DR साहनी यानी दयाराम साहनी और R D बनर्जी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सर इससे, ये तीन इन डाटा से ही सिर्फ। फेवरेट क्वेश्चन है, अगर IVC से कहीं से आपको क्वेश्चन आना होगा तो मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ आएंगी, सीधे सीधे पूछेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये घूमेगा कि हाँ जी हड़प्पा की या तो खोज कब हुई है, या हड़प्पा की खोज किसने करी है, या 1921 में किस चीज़ की खोज हुई है, या मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई है, 1922 में हुई है, या किसने की है, तो R D बनर्जी। ये जो है आपका, मैं 2 स्टार दूंगा इस चीज़ को, नोट करके रखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से बनने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये यूरोपियन जो सुपेरियोरिटी की थी, जो मिथ्स थी वो सारी शैटर हुई, उसके बाद जो है लगा कि नहीं, अगर 4,500 4,000 5,000 साल पहले अगर इंडियन जो थे अपने आप रूल करने के, या ऐसी अर्बन सेटलमेंट्स बनाने के जो थे काबिल थे, तो अभी भी वो सक्षम होंगे। और लोगों में कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीव बढ़ा उस चीज़ से, और वही रीज़न थे कि इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट बनाती है ये चीज़। ठीक है, तो उसके बाद जो है, अब जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो थी इसकी मेजर जब कब डेवलपमेंट्स हुई। उसके बाद हुआ क्या, IVC का नाम जैसे मैंने आपको बताया, मेसोपोटामिया एंड आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन या आपके चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ जोड़ा जाने लग गया। ठीक है, बाद में पता चला कि मेसोपोटामिया में IVC या इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स जो हैं, यानी कि वो मिली है। ठीक है, उससे क्या इस्टेब्लिश हुआ कि मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशन, यानी कि व्यापारिक संबंध थे जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के ट्रेड रिलेशन जो थे। तो 3 नाम बताए थे मैंने आपको, चाइनीज, इजिप्शियन, और तीसरी थी आपकी मेसोपोटामियन। कहाँ बताया था मैंने आपको मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया बताया था मैंने आपको प्रेजेंट डे ईरान और इराक के बीच का जो एरिया है, वहाँ पर 2 रिवर्स बहती हैं, टिग्रिस और दूसरी एक और है, आ, उसका मेरे को नाम नहीं याद, टिग्रिस जो है एक है। तो वो रिवर्स के आसपास जो थी ये सिविलाइजेशन जो थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वो इस्टेब्लिश थी। तो जब पूछा जाए कि भाई हाँ किस जो सिविलाइजेशन के साथ थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड रिलेशन थे, तो सीधा सीधा आपका आंसर होना चाहिए मेसोपोटामिया, क्योंकि इन दोनों के साथ कोई ऐसा एविडेंस है नहीं कि चाइनीज और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड रिलेशन थे, यानी कि व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर आपके जो सिलेबस है उसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि ट्रेड रिलेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे मैंने आपको बताया ना कि सर उन्होंने आपको क्वेश्चन पेपर दे के रख दिया है वहां पर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर सवाल आएगा कि ट्रेड रिलेशन यानी कि व्यापारिक संबंध किसके साथ थे, तो मेसोपोटामिया वुड बी योर राइट आंसर। ठीक है, और कैसे पता चला? तो वहाँ पे सील्स मिलेंगे, तो ये दूसरा सवाल बनता है वहां से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील जो हैं किस
दूसरी सिविलाइजेशन में पाया गया, तो उसका जवाब भी मेसोपोटामिया ही होगा। नोट करके रख लीजिए, 2 स्टार डालूंगा मैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। ये जो आपको अब मैं कराने के लिए सर मैं कराता रहूँ स्टोरीज, हर चीज़ मैं आपको नोटिंग कराऊँ, मैं आपको फाइल दे दूँ, बट ठीक है मैं यहाँ पे आपको स्टोरी बताता जा रहा हूँ, साथ के साथ आपको नोटिंग कराता जा रहा हूँ। अगर जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं तो लिखिए, लेकिन समझने के लिए आपको मैं स्टोरी बना रहा हूँ दिमाग में, ये लेक्चर जो है उनको बार बार देखिए, ठीक है, और वही आपका रिविजन होता रहेगा। डाटा आपका मैं सामने सामने दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के। किस तरह से सवाल बनेगा मैंने आपको बता दिया, किसके साथ रिलेशन थे, मेसोपोटामिया रिलेशन, एंड सील्स कहाँ पाई गई हैं, वो भी जो है मेसोपोटामिया में। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो मेसोपोटामियंस थे उसका वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता को, तो उसको कहते थे मेलुहा। सवाल आया, प्रीवियस ईयर सवाल है कि कौन सी सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया को या इंडियन इंडियन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी की सभ्यता को मेलुहा के नाम से वहाँ पर जाना जाता था, तो उसका भी जवाब है मेसोपोटामिया। तो इन तीनों की बात जब हम करेंगे, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है ट्रेड रिलेशन थे वहाँ पे, सील्स वहाँ पाए गए हैं, एंड मेलुहा जो है उनको हमारे को बोलते थे। मेलुहा कॉटन से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। कई ज़्यादा इतने डीप जाएंगे नहीं, अगर जाते हैं तो पूछ लेंगे भी हमें मेलुहा जो शब्द मेसोपोटामिया में भारत को या इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता था, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो कॉटन से रिलेटेड है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है आपके सर यहाँ पे, सीधे सीधे बता रहा हूँ मैं आपको कि हाँ ठीक है, इधर से ही घूमेगा सवाल, इससे ज़्यादा ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको देख लें, इसको नोट कर लें अपने तरीके से, जैसे भी आपने लिखना है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब जब हम सील्स की बात करते हैं तो सील्स का क्या मतलब है, सील्स, चलो हम आगे करेंगे फिर सील्स का, बट अभी सील जो बेसिकली होती हैं, बेसिकली कुछ नहीं, मोहरें जो जिनको बोलते हैं वो होती हैं, ठीक है। वो मिली है, उसमें अब स्टेटाइट की होती थी, चर्ट की होती थी, वेरियस वेरियस चीज़ों की होती थी, वो हम आगे जाके आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी सील्स बेसिकली क्या, मोहर जो होती थी, मोहर मिली है अभी वहाँ पर आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मेसोपोटामियन जो भी अभी सिविलाइजेशन थी वहाँ पर, ऐसा वैसा हुआ, ठीक है। तो अब पूछेंगे कई बार सवाल ये भी बन सकता है कि जो ट्रेड रिलेशन थे वो कैसे थे, लैंड थे या इवन उस पे भी थे, तो सर ट्रेड रिलेशन जो थे हमारे बाय लैंड भी थे इनके साथ, और बाय सी भी, ठीक है, सी रूट से भी थे मेसोपोटामिया। बाकी तो मैंने बोल दिया आपको दोनों के साथ, कोई ऐसा एविडेंस है नहीं कंक्लूसिव जो बोले कि हाँ सजेस्ट करे कि हाँ जी ट्रेड रिलेशन जो थे चाइनीज़ या इजिप्शियन उसके साथ, बट इस बात के तथ्य हैं एंड ये प्रूवन फैक्ट है कि बाय लैंड और बाय सी, अब बाय सी है तो बाय सी का क्या मतलब है, बाय सी होने के लिए लैंड रोड तो चलो जल्दी चल गए, आप घोड़े पे चले गए, पैदल ही चले गए सर। बाय सी का तो मतलब है आपके पास होना चाहिए ना, तो क्या मतलब है उसका कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें शिप बिल्डिंग, ठीक है, शिप बिल्डिंग भी थी, वो उसका नॉलेज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को था, यानी कि जहाज बनाने की, नौका बनाने की, या जो आपको बोलते हैं आपकी नाव बनाने की जो टेक्निक्स थी, ऑब्वियसली बात है अब वहाँ जाएंगे पर्शियन गल्फ तक जाएंगे हम तो, नाव में तो नहीं जाएंगे, जाना तो जहाज में पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है थोड़े बड़े जहाज होते हैं, इंजन तो नहीं बने होंगे ना उस टाइम पर, चप्पू वाले जहाज होंगे तो भी बड़े होंगे, जहाज ही होंगे वो। तो शिप बिल्डिंग जो की जो टेक्निक थी वो भी, इसका मतलब है कि उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने सीख ली थी। और इसका शिप बिल्डिंग की जब हम बात करेंगे तो लोथल जो है गुजरात में एक इम्पॉर्टेंट जो है पोर्ट साइट है, अभी उसको रिसेंटली भारतीय सरकार ने जो है एक मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव पारित किया था आज से 2 साल, और अब तो शायद बन भी गया, ऑपरेशन में भी आ गया। तो लोथल जो है एक बेसिकली पोर्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसी तरह से और भी काफ़ी सारी पोर्ट सिटीज़ है, मैं आपको नाम लिखाऊंगा उनके आगे चल के, ठीक है। तो उसका मतलब अब शिप बिल्डिंग है, ठीक है, बाय सी है, लोथल में आपके पोर्ट्स हैं, वहाँ पे उस टाइम के उसकी एक्सकवेशन हुई है, उनकी डेटिंग हुई है, तो पता चला है कि उसी समय के हों जो भी चीज़ें बनी हुई है वहाँ पे। तो देखिए कितने एडवांस थे हम आज से 4,500 4,400 साल पहले आज से, ठीक है। और अंग्रेज हमें सिखा रहे थे कि हाँ जी आप लोग अनकल्चर्ड हैं, ये वो चीज़ है। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि इंडियन हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा रिच है सर, बट वो सोर्सेज जो हैं वो हमें बड़े लेट रियलाइज़ हुई हैं चीज़ें, एंड वो जो प्राउड करना या समझना भारतीय संस्कृति को, वो हमारे एंड से कहीं ना कहीं जो आक्रमणकारी है उन्होंने हमारे सारे जो भी सोर्सेज थे, जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ थे, जो बुक्स थी, वो सारी डिस्ट्रॉय कर दी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो उस वजह से थे जो हम डार्क एजेस में रहे, हम अपने बारे में खुद ही जागरूक नहीं थे कि कितने शक्तिशाली थे हम कभी। जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप
मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आएंगी चीज़ें कि कितना ज़्यादा जो है हम हमें एक्सप्लॉइट किया गया है, कितना ज़्यादा हमारा ब्रेन वॉश किया गया है पहले भी और अभी भी किया जा रहा है उस तरीके से। तो आज से 4,500 साल पहले जिस सिविलाइजेशन के पास शिप बनाने की टेक्निक हो, जो मेसोपोटामिया यानी यहाँ से कम से कम 10,000 7-8 हज़ार किलोमीटर दूर जाके ट्रेड कर रही हो जो सिविलाइजेशन, वो गरीब कैसे हो सकती है, वो अनकल्चर्ड कैसे हो सकती है, अनसिविलाइज कैसे हो सकती है? कितनी ज़्यादा प्लानिंग लगती है, कितनी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट लगता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। और जब दुनिया जो है अभी अपने मतलब कंदमूल खा रही थी सर, उस टाइम हम जो थे शहर बना के बैठे हुए थे। दैट्स हाउ रिच इज़ इंडियन कल्चर। तो आपको अगर कोई बोलता है कभी कि हाँ जी नहीं इंडियन कल्चर रिच नहीं है, इंडियन कल्चर जो है डेवलप नहीं है, एडवांस नहीं है, तो उनको आप एग्जांपल दीजिए कि सर आज से 4,500 साल पहले जब यूएसए यूरोपियंस मतलब खाने पीने के लिए मर रहे थे, लड़ रहे थे एक दूसरे से, तब हम व्यापार कर रहे थे, तब हम शिप्स बना रहे थे, तब हम क्या बोलते हैं उसको सील्स बना रहे थे। और आगे आगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको समझ आएंगी कि अच्छा ये चीज़ें हो रही थी। तो आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको आपने देख लेना है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट आपको जो चीज़ है अभी मैं बता रहा हूँ, बताता रहूँगा मैं चीज़ें, बट जब तक आपको लोकेशन समझ नहीं आएगी तब तक आपको कोई फायदा नहीं। तो ज्योग्राफी जो है, हम ज्योग्राफी पे थोड़ी सी बात करेंगे कि कहाँ जैसे है ज्योग्राफी किस चीज़ की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जैसे अगर ये भारत है सपोजिटली, ठीक है, रफ सा मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, आई होप कि हाँ, ठीक है, इट्स गुड टू गेट द आइडिया आई गेस, ठीक है। यहाँ से ऐसे पाकिस्तान ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर मोस्टली जो था कन्फाइंड है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये नॉर्थ वेस्टर्न जिसको बोल दूंगा मैं, नॉर्थ वेस्टर्न मैप बना सकते हैं आप भी आइडिया के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो कंसंट्रेटेड थी। क्यों? क्योंकि नदियाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इंडस वैली जो थी, इंडस जो रिवर है आपकी सिंधु नदी के आसपास की जो फर्टाइल वैली थी उसमें लोकेटेड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आपको लोकेशन थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि कहाँ जैसे होगी, किधर थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो अब एक बड़ा ही फैक्ट है, सीधा सीधा फैक्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा। नॉर्दर्न मोस्ट जो आपकी इंडस वैली से, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ से लेके इतना इतना ज़्यादा एक्सटेंड है, कितने ज़्यादा नहीं तो 2-2.5-3 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया, ज़्यादा भी होगा इवन। तो इस एरिया में जब हम बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट जो सर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है, जो सबसे 2,000 से ज़्यादा, मैं बताऊँ आपको 2,000 से ज़्यादा साइट्स जो अब तक एक्सकेवेट की जा चुकी हैं 1921 से लेके अब तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, ठीक है। जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, ये सब तो बड़े बड़े नाम है ना सर, इंपॉर्टेंट नहीं, हमने 2,000 साइट्स छोड़ना पड़नी है, बट जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स है 2,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं आपको आज की डेट में। इतना ज़्यादा वास्टली एक्सपेंडेड जो सिविलाइजेशन थी ये। तो उनमें से अब ऑब्वियस बात है कुछ तो होंगी जो सबसे दूर होंगी, कोई ईस्टर्न मोस्ट होगी, तो जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे ऊपर है जो, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट ऐसे को इधर, नॉर्दर्न मोस्ट जो यानी कि सबसे उत्तरी भाग में जो, वो है आपकी मांडा। मांडा करके जगह जम्मू कश्मीर के आसपास कहीं है। देन इज योर तैमाबाद जो है साउदर्न मोस्ट, यानी कि आपका अ, दक्षिण की सबसे सब मतलब वेस्टर्न, सॉरी साउदर्न मोस्ट जिसको बोलेंगे हम, साउदर्न मोस्ट जो है दक्षिणी, सबसे दक्षिण में जो भी है वो है दैमाबाद। अगर हम बात करते हैं ईस्ट से, अलामगीरपुर करके जगह है एक, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो वो भी कहीं ना कहीं अलामगीरपुर आपकी ईस्टर्न मोस्ट, यानी कि अ, पूर्वी, सबसे पूर्व में जो भी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है आपकी अलामगीरपुर। एंड जब आप बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट की, तो है आपका सुख्ता गैंडोर। सुख्ता गैंडोर जो है ये पाकिस्तान में है, ठीक है, वेस्टर्न पाकिस्तान में है। तो इस तरह से रहेंगी आपकी जो, ये अलग क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट कई बार पूछ लेते हैं कि नदर्न मोस्ट या सादर्न मोस्ट या आपका ईस्टर्न मोस्ट या वेस्टर्न मोस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, देन इज, अगर ईस्ट की बात करें तो मतलब पूर्व, और वेस्ट की बात करें तो आपका पश्चिम, ठीक है। तो ये सवाल जो है डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है, तो मांडा, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, तो आपकी अलामगीरपुर। दायमाबाद जो है आपकी सदर्न मोस्ट है, ठीक है, और सुख्ता गेंदोर जो है आपकी वेस्टर्न मोस्ट है।
ये सीधा सीधा सवाल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको एक्सटेंट बता रहा हूँ इसका कि कितने दूर तक है। अब ज़्यादातर जो सर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया हो इंडिया और पाकिस्तान में, मेजरली वैसे पाकिस्तान, बट इंडिया प्लस पाकिस्तान जो है वो इतने कर इसमें ही है एरिया में। क्या मतलब आज़ादी से पहले का भारत, सीधी सीधी बात है। बट एक जगह है, ठीक है, उसका नाम है आपका शुरतो घई करके, शुरतो घोई करके या शुरतो घई करके, वो है आपका अफगानिस्तान में। इकलौती ऐसी जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अफगानिस्तान में, तो इसलिए ये और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। शुरतो घाई करके जगह है, ये पूछ सकते हैं कि कौन से इसमें इंडिया में, पाकिस्तान में, दे देंगे ऑप्शन आपको, इंडिया पाकिस्तान एंड देन अफगानिस्तान। अब जैसे ज़्यादातर बच्चों को तो पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में ही है, तो इन दो में से ही सोचेंगे कि इंडिया में है नहीं, चलो पाकिस्तान में, पाकिस्तान नहीं है। शुरतो घाई करके जो जगह है सीधी सीधी है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है, ये है अफगानिस्तान में। ये चीज़ होगी जी। उसके बाद आप लगा लो जी भाई, हाँ थोड़ा सा ये हो गया आपकी ज्योग्राफी मोटी मोटी इसकी, मोटी मोटी, मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मैंने डीप करा दिया, बट ये जो थे फैक्ट्स जो थे थोड़े इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, ये जो सिटीज है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपको। और देन इजी और शुट तो गई, तो कहाँ है, तो अफगानिस्तान में है। मूविंग फॉरवर्ड, जब हम बात करने से मैंने आपको बताया कि पोर्ट्स थे काफ़ी ज़्यादा, पोर्ट सिटीज़ थी हमारी इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो है आपकी शुरकतोड़ा, सुरकतोड़ा पाकिस्तान में है ये जगह, लोथल इंडिया में है, गुजरात में, ठीक है। देन इज योर कुंतसी, कुंतसी जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है इंडिया में, ठीक है। अलादीनो, देन अगेन पाकिस्तान, ठीक है। देन इज योर बालाकोट, ये भी पाकिस्तान। और आखिरी आपका सुख्ता गेंदोर, सुरकतोड़ा एंड सुख्ता गेंदोर, दोनों अलग अलग हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इनमें। पोर्ट सिटीज़ का क्या मतलब है, पोर्ट सिटी मतलब जहाँ पर पोर्ट्स आपके थे, पोर्ट्स जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली सी ट्रेड जो था उस टाइम था, पॉसिबल था या बेसिकली अवेलेबल था ऑप्शन उनके पास, तो ऑब्वियसली सी ट्रेड कैसे करेंगे, शिप्स कहाँ लगेंगे उनके, समंदर में तो नहीं रहेंगे, पोर्ट्स तो होने चाहिए जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होगी, सामान या व्यापार का जो भी सामान है उसको आप लोड करेंगे देन अनलोड करेंगे, तो उसके लिए जो थी पोर्ट सिटीज़ बनाई गई थी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं इनका। मैं क्यों आपको मेंशन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखिए सर ना, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। कहाँ इंस्टीट्यूटेड थी, कहाँ लोकेटेड थी, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, ठीक है। ये मैंने मैप बनाया था, ठीक है, ये मैप बना था, फिर से मैं एक बार इसको थोड़ा साफ करके करता हूँ, ठीक है। ये मैंने मैप बनाया था, तो इस तरह से कुछ ये रहेगा रफ सा। तो सर ये वाला जो एरिया था, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, और साथ ही ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर जो है सेक्लूडेड रहेंगे पोर्ट सिटी, ऑब्वियस है, पोर्ट कहाँ बनेगा, जहाँ पे पानी होगा, समंदर से जुड़ेगा, मुंह खुलेगा। तो गुजरात के आसपास से लेके पाकिस्तान के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर जो थे ये पोर्ट सिटीज़ हैं, और ये इंपॉर्टेंट है सारी, मैं बता दिया आपको, याद रखना है, आपने पूछ सकता है, कई बार पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी है जो पोर्ट सिटी नहीं है, या पूछ लेंगे आपसे कि कौन सी है जो पोर्ट सिटी है। तो दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। 6 नाम है सर, 6 नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, सुरकतोड़ा, लोथल, कुंतसी, अलादीनो, बालाकोट एंड सुक्ता गेंडोर। अब कई बार ऐसा होता है कि पूछ लेते हैं जी, हाँ जी बताओ थोड़ा सा भी क्या है क्या नहीं है, कि इंडिया में कौन सी है, या इंडिया में कौन सी नहीं है, तो उस पर भी लोथल इंडिया में, बस उसके अलावा ज़्यादातर लोथल और कुंतसी को छोड़ के मैक्सिमम जो है पाकिस्तान में, चारों। तो ये जो था एक इम्पॉर्टेंट इसका वो था टॉपिक। अब आगे चलेंगे हम थोड़ा सा, तो हम करेंगे लिटरेचर के बारे में बात, इनके लिटरेचर हो गया है बेसिकली, जो फीचर्स थे मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन के, फीचर्स की बात करेंगे हम। फीचर्स की बात करेंगे तो हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कल परसों बात कर रहे थे, कल के लेक्चर में हमने बात कर रहा था प्रोटो हिस्टोरिक जो पीरियड था उसकी, मैंने आपको बताया था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की क्या खासियत थी, या क्या चीज़ थी जो उसको प्री हिस्टोरिक से या हिस्टोरिक पीरियड से डिफ्रेंशिएट करती थी, अलग बनाती थी उसको। मैंने बताया था आपको कि दो तरह से, कि जो उसकी जो रिटन एविडेंस है वो मिला है, रिटन एविडेंस मिला है उसका, बट या तो वो डिसाइफर नहीं हुआ है, या फिर वो डिसाइफर हो गया पर आर्कियोलॉजिकली जो है उसका एविडेंस नहीं है कि वो उसी काल का है, वो आर्कियोलॉजिकली अभी प्रूवन नहीं है, ठीक है। दो कंडीशंस थी, एक डिसाइफर नहीं हुआ, दूसरा आर्कियोलॉजी। तो मैंने आपको जो डिसाइफर नहीं हुआ उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसका,
ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसका नाम तो उसका वैसे कुछ नहीं है, बट बॉस्ट्रोफिडॉन बोलते हैं उसको, Boustro फिडॉन, Phodon, बॉस्ट्रोफिडॉन बोलते हैं उसको। अब इसका जो हिंदी मीनिंग है वो थोड़ा ऐसा ही है, तो मैं उसको नाम लूंगा ना, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए आपको बॉस्ट्रोफिडॉन समझना है। चलो मैं बता ही देता हूँ, उसको बोलते हैं बैलमुत्ती। बैलमुत्ती करके जो है इसको बोला जाता है हिंदी में। बैलमुत्ती क्यों? क्योंकि ये जो है थोड़ी सी समझ से बाहर है, लोगों ने समझ ही नहीं पाया इसको, बिल्कुल ऐसे कोई पैटर्न नहीं है इसका समझने के लिए, जो जिससे वो अभी तक डिसाइफर नहीं। अभी शायद इतने बड़े बड़े आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, जो मतलब इतने टाइम से अपने सालों से लगे हुए हैं अभी तक। इवन जो आपके केरला के एम के स्टालिन जो है, तमिलनाडु के सीएम है, गेस। हाँ, एम के स्टालिन जो है, उन्होंने अभी भी रिसेंटली 1 साल पहले 2024 में या 2024 या 2025 के मिड में आई गेस, ठीक है, तो उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिसाइफर करता है उसको मेरी तरफ से या तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख, हाँ 10 लाख के आसपास पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उतना बड़ा जो है उन्होंने प्राइस रखा, क्यों? क्योंकि अब तक कोई कर नहीं पाया बॉस्ट्रोफिडॉन। और उसका इसकी जो सबसे एक मेजर खासियत है वो है कि जैसे हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, हम ऐसे जैसे ABCD ऐसे करके लिखते हैं हम। जो ये बॉस्ट्रोफिडॉन है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ये आपकी स्क्रिप्ट है, ये लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, यानी कि ऐसे, अगर ऐसे लिखना है ABCD करके लिखना तो इस तरह से ABCDEFGA, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है और ये आपको याद होना चाहिए। स्क्रिप्ट का क्या नाम है? बॉस्ट्रोफिडॉन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट का क्या नाम है? तो बॉस्ट्रोफिडॉन, ठीक है। और उसका मेजर फीचर है कि वो एक तो पिक्टोरियल है, ठीक है। फीचर्स की बात करें जब हम, पिक्टोरियल जो है आपकी स्क्रिप्ट है उसमें वर्ड्स नहीं है, ठीक है, इमेजेस बनाई गई हैं, जैसे उसमें कोई हथियार, जानवर, उस तरीके से जो है। साइन, बेसिकली साइन में इस तरह से ऐसे बना दिए हैं कई जगह, ये चीज़ें इस तरह से, कोई ऐसी है, ये चीज़ें इस तरह से, जो साइन में मतलब पिक्टोरियल है, वर्ड्स नहीं है। अब हो सकता है कि वर्ड्स ही हो उनके हो, बट ये हमें हमारे जो देखते हैं, जो हम समझ में आए उस चीज़ों को, ये स्टोरी समझ में आए तो उनके हिसाब से पिक्टोरियल जो है ये स्क्रिप्ट है। और दूसरा जो इसका मेजर फीचर है वो है ये कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट जो है लिखी जाती है। नोट करना है आपने, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इस चीज़ से। बॉस्ट्रोफिडॉन पिक्टोरियल है एंड राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। नॉर्मल जो हमारी लिखी जाती है, हम देवनागरी लिखते हैं तो हम उसको लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट ये जो है वो तो ये चीज़ आई गेस क्लियर है, ठीक है। आगे जैसे फोर्ट सिटीज़ मैंने आपको बता दी कौन कौन सी रहेंगी। एंड उसके बाद हम आते हैं जी इसके आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स जो भी हैं मेजर, जो फीचर्स की बात है तो फीचर्स में क्या आ गया? पहले तो फीचर्स में आ गया आपके कि ठीक है, इसकी जो स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दी, स्क्रिप्ट कौन सी है? बॉस्ट्रोफिडॉन है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका फीचर आता है वो है आपका ब्रॉन्ज कास्टिंग, जिसको बोलेंगे हम ब्रॉन्ज कास्टिंग, या आपके वो करा लें पहले, आपके फिगर्स को करा लें। चलो ठीक है, पहले ना आपकी मैं इसकी फीचर्स में आपको टाउन प्लानिंग की इसके फीचर्स को समझाता हूँ थोड़ा। मेजर एक्सकवेशन या बेसिकली बोलेंगे टाउन प्लानिंग जो थी इसकी। टाउन प्लानिंग क्यों करानी पड़ रही है सर आपको? क्योंकि टाउन प्लानिंग अब ऐसी ऑब्वियस सी बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, चंडीगढ़ बनाया से 100 साल पहले, इतना ज़्यादा फेमस है चंडीगढ़ पूरे नॉर्थ इंडिया में कि हाँ जी वो बड़ा वेल प्लान्ड सिटी है सर। मतलब वेल प्लान्ड क्या होता है? इंडिया में कैसे चलती हैं सिटीज़, कैसे बनती हैं इंडिया में सिटीज़? लोग आते हैं, लोग घर बनाते हैं, फिर घर बनते जाते हैं, फैलता जाता है शहर, फैलता जाता है शहर, फिर लगता, फिर याद आती कि अच्छा यार रोड भी बनाने थे, रोड तो हमारे कंजेस्टेड रह गए। रोड बन जाते हैं जी, उसके याद आती है कि सर पानी की पाइपें तो हमने डाली ही नहीं, ठीक है। फिर रोडों को खाड़ रहे हैं, फिर उसके बाद पानी की पाइपें डल रही है। फिर जब पानी की पाइपें भी डल जाती है फिर याद आता है कि सर ड्रेनेज तो है नहीं, ड्रेनेज तो है नहीं। फिर आती है कि अब ड्रेनेज भी खोद दो। देखा ही है, हम सब ने देखी हुई चीज़ें, कोई ये एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है सर, ये हर जगह इंडिया में मैक्सिमम जगह यही प्रॉब्लम है। चंडीगढ़ को क्यों हम इतनी तारीफ करते हैं चंडीगढ़ की? क्योंकि चंडीगढ़ जो है एडवांस यानी कि प्री प्लान्ड है वो सिटी, सिर्फ इकलौती नॉर्थ इंडियन सिटी है जो प्री प्लान्ड है। यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि पहले घर बने, फिर उसके बाद वहाँ पे सड़कें बनी, फिर उन्होंने पाइपलाइंस, फिर सीवेज लाइन्स बड़ी, फिर उसके बाद उन्होंने नालियाँ बनाई वहाँ पे, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ प्री प्लान्ड है, उसके बाद जाके पैटर्न पे उन्होंने बनाई है। यानी कि बेसिकली आर्किटेक्ट्स ने पहले मैप इस पे कागज पे बनाई, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद लोग जो है वहाँ पे रहना शुरू हुए। उल्टा नहीं है जैसे कि इंडिया में जनरली होता है। तो जब हम प्री प्लान्ड सिटी की बात करते हैं तो ये जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग जो थी, क्यों हम बात करते हैं? क्योंकि एग्जाम्पल है वो एक टाउन प्लानिंग का, क्या मेजर फीचर्स थे वो हम देखेंगे अब उसको। पहला जो था उसका हुआ स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग है।
इसका फीचर। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग का क्या मतलब है? स्ट्रेटिफाइड होता है मतलब बेसिकली विभाजन किया हुआ है। स्ट्रेटा किसको बोलते हैं? एक नीचे है, थोड़ा ऊपर है, उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफिकेशन हुई है। स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है इसमें? आपके सिलेबस में भी लिखा है, अगर आपको पता होगा तो। स्ट्रेटिफिकेशन वही बता रहा हूँ ना मैं बेसिकली। आपका डिवीजन दिया हुआ है, एक ऊपर टॉप फिर मिडल फिर नीचे, इसको बोलते हैं स्ट्रेटा। कि एक आपका बना हुआ है कि एक नीचे कोई चीज़, फिर ऊपर है, फिर उसके बाद ऊपर है, टॉप है, वो होगी आपकी स्ट्रेटिफिकेशन है। अभी अलग अलग स्ट्रेटा, 3 स्ट्रेटाज में डिवाइडेड है। एक तो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके डिवीजन की, एक चीज़ इक्वल चीज़ें हैं तीनों, ठीक है, वो डिवीजन है। दूसरी होगी आपकी वर्टिकल, जब आपकी डिवीजन होगी तो उसको आप बोलेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि उसमें अनइक्वल स्टेटस में हो जाती हैं चीज़ें। स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें जो वेस्टर्न एरिया था, जनरली जनरली क्या यही डिजाइन रहा है हमेशा। वेस्टर्न जो पार्ट था सिटी का, किसी भी सिटी का, वहां पे था एक फोर्टिफाइड सिटाडेल। सिटाडेल क्या, बेसिकली महल बोल लीजिए आप एक तरफ से। सिटाडेल, फोर्टिफाइड सिटाडेल थे वहां पे वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न साइड पे। और ईस्टर्न साइड पे थे कॉमन जो आपकी ड्वेलिंग्स थी, आम लोगों के रहने के, मतलब उससे ईंटों ऊंटों से बने हुए छोटे घर जो थे, वो थे। ठीक है। छोटे घर हो गए, जैसे इस तरह से बना रहा हूँ मैं उनको, छोटे घरों को। ठीक है, ईस्टर्न साइड पे थे, मतलब ये हमेशा, और ये हमेशा सेम रही है हर जगह, जो भी लोकेशन, 2000 लोकेशन है सर, सब में सेम रही है ये। वेस्टर्न साइड पे जो रूलिंग क्लास थी उनके फोर्टिफाइड, क्या मतलब किला जो बेसिकली बनाया हुआ, किला बंदी हुई हुई है जहाँ पे, तो फोर्टिफाइड जो उनके बेसिकली सिटाडेल्स बने हुए थे। ठीक है। और दूसरी साइड जो कॉमन रेजिडेंस थे वो ईस्टर्न साइड पे थे हमेशा। तो ये काफी ज्यादा ऑब्वियस बात है, एक जगह होती तो था, तब मानते कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं। तो बेसिकली वास्तु के हिसाब से ये चीजें बनी हुई थी। तो स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लान में क्या मतलब हुआ? तो बेसिकली ईस्ट जो सिटाडेल था, यानी कि जो रूलर रूलिंग क्लास का जो रहने की जगह थी वो थी हमेशा वेस्ट में, यानी कि आपके पश्चिम में। और जो कॉमन रेजिडेंसेस थे, कॉमन एरियाज थे, वो थे कॉमन, जिसको बोलूँगा मैं कॉमन होम्स जो थे, वो थे हमेशा ईस्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट पूछा जाता है कि हाँ किस तरफ होते थे। वेस्टर्न में मतलब सिटाडेल पूछेंगे, कई बार लोकेशन में पूछेंगे कि सिटाडेल किस तरफ होता था, तो सर वेस्ट में होता था। कॉमन जो डेलिंग्स थी वो किस तरफ होती थी, तो सर ईस्ट की तरफ होती थी। ठीक है। तो यही थी बेसिकली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थी जो आपके सिलेबस में लिखा है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या हुआ? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हुआ बेसिकली सर, जो समाज में किसी भी समाज में, कोई भी समाज, चाहे वो हिंदू समाज है, चाहे कोई भी समाज है दुनिया भर का, हर समाज में जो है डिवीजन है। हर समाज में हर इंसान इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। उसके पीछे कई थियरीज हैं, कई कुछ है, बट मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये चीज समझाता हूँ इसमें। अब जो स्ट्रेटिफिकेशन के जो दो तरीके हैं बेसिकली, ये आप स्ट्रेटिफिकेशन क्या बताया मैंने, को विभाजन बताया मैंने, हैसियत। अब उसके उसके क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे होनी चाहिए? तो दो तरीके से होती है, एक होती है क्लास, ठीक है, दूसरी होती है कास्ट। ठीक है। क्लास वाली सर्टिफिकेशन में क्या होता है? क्लास वाली सर्टिफिकेशन में कि सर जो पैसे के आधार पे बेसिकली या हैसियत के आधार पे होती है, वो होती है अभी क्लास की सर्टिफिकेशन। और जो कास्ट, ठीक है, वो होती है कास्ट। तो आपको पता है किस तरह से सर्टिफिकेशन है इंडिया में, आपको आप ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस बारे में उनको नॉलेज है, तो इस बारे में ज़्यादा बात करूंगा नहीं मैं। ठीक है। बट इसमें मेजर डिस्टिंक्शन क्या है सर, कास्ट और क्लास स्ट्रेटिफिकेशन में? क्लास की जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है सर ना, उसको ना मोबिलिटी होती है उसमें, यानी कि उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आदमी मेहनत करके जो है ऊपर उठ सकता है, या मेहनत ना करके नीचे गिर सकता है। यानी कि जो स्टेटस है, अब ऑब्वियसली आता है अंबानी है, ठीक है, अंबानीज है, अदानीज है। स्ट्रेटिफिकेशन में अगर बात करें हमसे कितने ऊपर हैं वो, ठीक है, कितने, एक आपका नीचे आ गया, आपके बैगर्स आ गए, फिर आपका लोअर मिडिल क्लास आ गया, फिर आप मिडिल मिडिल क्लास आ गया, अपर मिडिल क्लास, फिर आगे रिच ऑफ द रिच, आपके अंबानीज और ये सब। ठीक है। तो किस तरह से बनी स्ट्रेटिफिकेशन? ये आपकी स्ट्रेटिफिकेशन बनी सबसे नीचे, फिर बीच का, फिर ऊपर 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 जाते जाते, और टॉप में आपके अंबानीज। जो क्लास वाली स्ट्रेटिफिकेशन होती है सर, उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि अब ये जो नीचे वाला बंदा है यहाँ पे जो इधर है बैठा हुआ, ठीक है, अगर ये मेहनत करेगा, अगर ये मान लो पैसा कमाए, जिस तरह से भी पैसा कमाए, बिजनेस करे अपना, ठीक है, कुछ करे, मेहनत करे, मेहनत करके तो बेसिकली अपनी क्लास जो है बदल सकता है वो। ठीक है। और उसी तरह से जो ऊपर टॉप का है, अगर ये मेहनत नहीं करेगा, सपोज इसको लॉसेज हो गए, तो ये भी हो सकता है कि नीचे आ जाए। तो क्या है, मोबिलिटी है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी है इस वाली स्ट्रेटिफिकेशन में। ऑन द अदर हैंड जो कास्ट बेस्ड जो स्ट्रेटिफिकेशन है, विभाजन है, उसमें क्या है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही है सर, उसका बेटा भी, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय ही है, वैश्य है तो वैश्य ही है, टैग लगा हुआ, और अगर शूद्र है तो सर शूद्र ही रहेगा। जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितना मर्जी पढ़ लिख ले, जितना मर्जी पैसा कमा ले, कास्ट आइडेंटिटीज जो है वो आपके साथ हमेशा रहती ही हैं। ये है इस
समाज का जो है एक हार्श ट्रूथ है, ठीक है। बट उस चीज़ पे हम डॉल नहीं करेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे थे जब, तो बात क्या मतलब आपको समझ आ गया स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है। बेसिकली विभाजन हो गया, किस इस पे है, किस तर्ज पे है, किस बेस पे है, वो आप समझ गए यहाँ पे। तो सिलेबस में जब बात करी गई है आपके, तो इस स्ट्रेटिफिकेशन की बात करी है कि स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग है। क्यों है स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेटा है ना सर, टुकड़े हैं ना समाज के। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, तो पूछा है जब, तो क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने यही पूछा है कि कैसे होती थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो यही है सर, जो अमीर आदमी थे या बेसिकली जो रूलिंग क्लास थी वो सिटाडेल में रहती थी, और जो कॉमन जैसे लेबरर्स हो गए आपके, या छोटे मोटे सिपाही हो गए, या आपके, देखा ही होगा आपने मूवीज में भी कहीं कि हाँ जी की गरीब सी बस्ती है राजा के महल के सामने, वह उसी तरह का वही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन जो गरीब, या गरीब नहीं बोलूंगा मैं, आम आदमी था, वो कहाँ रहता था? ईस्ट में रहता था, उनकी कॉमन ड्वेलिंग अलग थी, और सिटाडेल में रहते थे जो रूलिंग क्लास थी। यही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, और कोई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ऐसा कोई एविडेंस है सच है नहीं। कास्ट का नहीं था उसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कास्ट से रिलेटेड कोई ऐसा कोई आज तक तथ्य मिला नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कास्ट बेस्ड जो थी डिस्क्रिमिनेशन थी, या बेसिकली कास्ट बेस्ड डिवीजन था। वैदिक पीरियड के बाद वो चीज़ें हुई हैं। सिविलाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन तो प्री वैदिक है वो, ठीक है। वैदिक वैदिक काल जो था वो प्री इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद है, हिस्टोरिकली अगर देखें हम तो। माइथोलॉजिकली हाँ ऑब्वियस बात है, आप लोग कुछ लोग होंगे जो मेरे से वो नहीं करेंगे एग्री, बट सर अब मैं तो चलो, मैं तो क्या ही बोल रहा हूँ इस पे। हिस्टोरियंस हैं वो बंदे, उन्होंने बोला है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की ऊपर रिसर्च हुई है प्रॉपर, तो उस तरह से है। तो ये आपकी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगी, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगी जी। उसके बाद अब इस जो ये प्लान मैंने आपको बताया कि ठीक है स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लान है, बट अब ये मैंने बता दिया कि वेस्ट में हमेशा सिटाडेल रहेगा, एंड देन और ईस्ट में हमेशा कॉमन रेजिडेंस रहेंगे, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस है कुछ पर, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? धोलावीरा जो आपकी साइट है, वहाँ पर मिडिल टाउन भी है, तो उसमें तीन डिवाइडेड है, एक आपका सिटाडेल, सिटाडेल हो गया, मिडिल टाउन हो गया, और कॉमन वाला ऐसे इस तरीके से। ये आपकी पहली एक्सेप्शन है इस वाले स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लान की। जनरली दो ही देखी गई हैं हर जगह, यहाँ पे ढोलावीरा में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढोलावीरा सीधे सीधे पूछेंगे कि कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पर जो दो वाला प्लान है उसमें बीच में मिडिल टाउन भी पूछा गया, इस तरह से क्वेश्चन घुमाएगा वो, और आपको पता होना चाहिए वहाँ पे ढोलावीरा। दूसरी जो एक्सेप्शन है वो है आपका चान उदारो, चान उदारो, ठीक है। चान उदारो पाकिस्तान में साइट है, यहाँ पे क्या है एक्सेप्शन कि इधर सिटाडेल है ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कई बार प्रीवियस ईयर्स में कि कौन सी वो सिटी है जिसमें सिटाडेल रहित है, या बिना सिटाडेल के। तो चान उदारो आप वहाँ पे क्लिक करके आएंगे और अपना एक नंबर पक्का करेंगे इसमें, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो एक्सेप्शन है वो है आपकी लोथल। लोथल में जो आपका सिटाडेल है वो फोर्टिफाइड नहीं है, यानी कि किलाबंदी नहीं हुई है उसमें। लोथल का मैंने बताया क्यों इंपॉर्टेंट है लोथल, अभी मैंने बात करी है थोड़ी देर पहले लोथल की। लोथल जो है हमारी पोर्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ जो है सिटाडेल की जो है वो किलाबंदी नहीं हुई है, रादर थोड़े ऊंची जगह पर बनाया गया उसको, ठीक है, यानी कि हाइट पे बनाया गया है। तो उस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, हाइट के ऊपर बनाया हुआ, ऑब्वियस बात है सिक्योरिटी रीजन से ही बनाते थे। सिटाडेल को फोर्टिफाई करने का क्या मतलब था कि ठीक है ताकि इधर उधर से हमले ना हो, ये वो चीज़ें। अब ट्रेजरीज होती हैं, अनाज रखे होते हैं, कई कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसलिए जो है बेसिकली किलाबंदी की जाती थी। लेकिन उन्होंने उस चीज़ से बचने के लिए लोथल में जो था वो जो सिटाडेल था उसको थोड़ा ऊंची हाइट पे बना दिया था, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया आपका पहला जी, स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लान था, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरी चीज है हमारी उसमें ग्रिड सिस्टम था सर। ग्रिड सिस्टम क्या हुआ? ग्रिड सिस्टम और टाउन प्लानिंग का मतलब ऐसे जो आपकी स्ट्रीट्स थी, ठीक है, स्ट्रीट्स जो थी आपकी वो राइट एंगल पे क्रॉस करती थी, जैसे इस तरह से करते हैं, चंडीगढ़ गए होंगे आप में से, आप लोगों को पता होगा स्ट्रीट इस तरह घर है, इधर इधर, तो बीच में स्ट्रीट जो है वो आपके ऐसे राइट एंगल पे, और इस तरह से प्री प्लान बनाई हुई थी चीज़ें। तो सोचिए कितनी लेवल, हाई लेवल ऑफ जो है आपकी इसमें प्लानिंग लगी होगी। स्ट्रीट जो राइट एंगल पे कट करेंगे, तो कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस एंगल पे कट करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्ट्रीट्स थी वो। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पे कट करेंगे। ये 90 एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, इन पे ऐसे, इन दोनों के बीच में भी और इसके बीच में भी, तो राइट एंगल पे कट करती है। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट वो है आपका एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या हुआ आपका? पानी की निकासी बेसिकली।
तो सोचियो 4,000 4,500 से पहले, आज से कम से कम वहाँ पे सोचिए आप कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, जैसे कि होते हैं ना कि नालियाँ डली हुई हैं जैसे सिटीज़ में, मेजर मेजर सिटीज़ में। जैसे मैं सुंदरनगर में हूँ, यहाँ पे भी बैठा हुआ, तो सुंदरनगर में कैसा होता है, सड़कों के साइड में नालियाँ बनी हुई हैं, ड्रेनेज के लिए बनी हुई है, जैसे पानी बारिश का आएगा या इवन जो भी चला हो थोड़ा बहुत पानी, वो साइड से हो जाए दिखे ना, तो वो जो था वो 4,500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में मौजूद था, जो अब हम चीज़ें हम करने शुरू करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में क्या होता है, पहले लोग बसते हैं, फिर आगे घर बन जाते हैं कंजस्टेड, फिर आता है याद कि रोड नहीं है हमारे पास, फिर हमें याद आता है कि पाइप नहीं है पानी की, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। एंड देन देर इज ड्रेनेज की भी बाद में याद आती है। अभी यहाँ पे मैं देख रहा था, कहाँ पे चला हुआ, कुल्लू में भी शायद कहीं केस चला हुआ है, वो कंप्लेंट कर रहे हैं लोग कि सर ये इन्होंने ड्रेन को बंद करने लग गए हैं, पाइपें डाल रहे हैं, पानी की मिक्सिंग की इशू है। वो इशू क्यों है? वो इशू इसलिए क्योंकि प्री प्लान नहीं है चीज़ें, पर इन्होंने इतने अच्छे से प्लान करी हुई थी। देखिए सर, चीज़ें हर घर से एक वर्टिकल पाइप डली हुई थी, और मेन स्ट्रीट की जो भी नाली थी उसमें जाके वो अटैच होती थी, और वहां से पानी जो है निकल जाता था। और बीच बीच में इन्होंने थे जो कॉकपिट्स रखे हुए थे उसके लिए, ताकि वो अगर कुछ ब्लॉकेज होता है उसको खोल के साफ करा जा सके। इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल की प्लानिंग थी, और लोग हमें बोलते थे, अंग्रेज हमें बोलते थे कि हम आपको सिविलाइज करेंगे। और इतना ज़्यादा सोचिए कितना कल्चरली कितना तोड़ा गया है हमें थ्रू आउट हमारी हिस्ट्री, कि हमने ये मानना मानना शुरू कर दिया कि नहीं, हम सच में अनकल्चर्ड है, हम सच में बैकवर्ड है। जबकि 5,000 साल पहले हमारी इतनी डीप लेवल ऑफ या एडवांस लेवल ऑफ जो हमारी एक मैनेजमेंट थी, हमारे पास अवेलेबल थी, मैनेजमेंट थी, कल्चरली हम कितने ज़्यादा एडवांस थे, सब चीज़ें आपको समझ सकते हैं हम इस चीज़ों से। हमने सिटाडेल्स बनाए हुए थे, सड़कें बनाई हुई थी सर, स्ट्रीट्स बनाई हुई थी, नालियाँ बनाई हुई थी, घर बने हुए थे, ब्रिक से बने हुए, ब्रिक जो थी यूज़ करी हुई है हमने। चौथा पॉइंट यही है इसका, ठीक है, कि बेक्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे हम, वो भी स्टैंडर्ड साइज की। यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स क्या हुई, जैसे आजकल देखते हैं ना ईंटें बनती है हमारी भट्टी के अंदर, पकी हुई ईंटें। ईंटें तो मिट्टी की भी होती है ना, पर आपने मिट्टी कर दी इकट्ठी उस शेप में, और ठीक है, स्टैंडर्डाइज जो थी बेक्ड ब्रिक्स हमारे उस टाइम जो है पाई गई हैं वहाँ पे, जो भी जितनी भी एक्सकवेशन हुई हैं 5,000 साल पहले। तो देख सकते हैं आप, आज के लिए शायद टाइम हो गया, अब इतना ही रहेगा, बट आप समझिए इस चीज़ को सर, इतना ज़्यादा रिच है हमारा कल्चर, इंडियन कल्चर। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज के लिए। बाकी सर बैच जो है हमारा शुरू हो चुका है एचपी पटवारी का, तो आपके आसपास अगर आपके कोई रिश्तेदार दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी सूचना है कि ठीक है, अभी एक दो बैच क्लासेस ही हुई हैं, तो उनको बोलिए कि जल्दी से जल्दी जो है रजिस्टर करिए हमारे साथ, और जो है इन क्लासेस का लाभ उठाइए, और अपना जो है मार्क्स जो है इंश्योर करिए कि आप थोड़े बढ़ाएं। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है रीनू राव जी, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि थोड़े अच्छे से लिखूं आपके लिए कल से। एंड अभी के लिए चलो हो गया। बाकी देखिए, मैं जब लिख रहा हूँ तो सर मैम आपको सुन रहे हैं जो आप ना, उसको ध्यान रखिए थोड़ा सा लिखने के साथ साथ। बाकी चलिए, बाकी मैं हैंड राइटिंग पे और अपना ध्यान दूंगा, उसके लिए थोड़ी मैं आप जाता हूँ, मेरे उसके से आपको कुछ है। बाकी ठीक है, दैट विल बी ऑल टुडे, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। और कल से जो रहेगा, कल इस टाइम पे जो क्लास रहेगी वो ज्योग्राफी